इस क्लास के दौरान मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस से अवगत कराऊंगा, जिसके द्वारा आप ये पता कर पाएंगे कि आधुनिक भारत के सिलेबस को हमें किस पैटर्न पर पढ़ना है। तो सामान्यतः अभी तक इतिहासकार जो इतिहास का अध्ययन कराते हैं, उसमें सामान्यतः इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला भाग होता है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद दूसरा भाग होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस क्लास में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास से के जो सिलेबस है उससे अवगत कराऊंगा। तो आप यहाँ समझिए कि जो इतिहास है उसको इतिहासकार कितने भागों में बांटते हैं। तो भागों में बांटने की जो परंपरा रही है वो तीन भागों में रही है, जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्यकालीन मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा भाग होता है वो होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है उसी का अध्ययन हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। और इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको आधुनिक भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो अथवा मेंस का एग्जाम हो। तो हम लोग बढ़ते हैं आधुनिक भारत के सिलेबस पर। तो आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। सिलेबस। अब आप ये समझिए कि सामान्यतः एक विवाद का ये विषय होता है कि किस डेट से भारत का आधुनिक इतिहास आरंभ माना जाए। तो सामान्यतः सभी इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सामान्यतः जो किताबों में माना जाता है वो डेट मानी जाती है 1757 की ईस्वी। 1757 ईस्वी। ये 1757 ईस्वी क्यों मानी जाती है? क्योंकि 1757 में प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल के तत्कालीन नवाब को हरा दिया था, और नवाब को हराते ही लगभग ये तय होने लगा था धीरे धीरे कि भारत में आने वाला जो युग है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। लेकिन तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आने वाला युग भारत में उनका था, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सन 1757 ईस्वी से हम आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम का विश्लेषण शुरू करेंगे। लेकिन सामान्यतः आपको ये बात देखनी होगी कि आखिर जब 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें दक्षिण भारत में चाहे मराठा हो, मैसूर हो, ऐसी कई शक्तियां थी जिनको धीरे धीरे अंग्रेजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। तो हमें एक बात समझनी होगी कि आखिर 18वीं शताब्दी में वो कौन सी राजनीतिक स्थिति थी भारत में जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। तो एक सामान्य सा दृष्टि अगर हम डालें तो हमें ये पता करना होगा कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। राजनीतिक स्थिति क्या थी? क्योंकि अगर हमें ये बात का पता लग जाए कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो हमारे माइंड में फ्रेम बन जाएगा कि इस चीज का फायदा अंग्रेजों को मिला, इस चीज का फायदा मराठों को मिला। तो आप समझ पाएंगे 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी का समय।
तो हम 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति देखते हैं कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति आखिर क्या थी। तो हम एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? आपको पता होना चाहिए कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी और वो मुगल सत्ता अंततः 1707 ईस्वी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लड़खड़ाने लगी थी और आने वाला युग जो था वो मुगलों के लिए अंधकार का युग था और मुगलों का पतन हो गया था और भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। तो 18वीं शताब्दी भारत के लिए वो समय था जिसमें क्षेत्रीय सत्ताओं का उदय हो रहा था और उत्तर भारत में मुगलों का पतन हो रहा था। तो आप देखेंगे कि 1707 ईस्वी में जहां औरंगजेब की उत्तर भारत में मृत्यु हुई और मुगलों का पतन आरंभ हो गया, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में क्या चल रहा है। उत्तर भारत में मुगलों का पतन हो रहा है। जब मुगलों का पतन हो रहा है तो आप ये बात जानते होंगे कि मुगलों के नियंत्रण में भारत के जो भी सूबे थे उन्होंने भी मुगलों के अंत का फायदा उठाया और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। सामान्यतः हमेशा ये नियम होता है कि जब भी केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है उसका फायदा सबसे ज्यादा क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर उसके अधीनस्थ लोग उठाते हैं। सामान्यतः आपने जो 700 से 1200 ईस्वी भारत का जो समय था उसमें आपने सामंतवाद में भी ऐसा पढ़ा होगा कि सामंतवाद में छोटे छोटे सामंतों का उदय हो गया था और राजा की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो यही स्थिति जो थी वो इस समय उत्तर भारत में चल रही थी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मुगलों की सत्ता कमजोर होने लगी, मुगलों के अधीनस्थ जो भी प्रांत थे जैसे बंगाल बंगाल में मुर्शीद कुली खान नाम के मुर्शीद कुर्ली खान नाम के एक व्यक्ति ने बंगाल में धीरे धीरे स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और मुगलों से धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने संबंध स्थापित करने लगा था। तो आप इस बात को समझ पाए कि जो बंगाल प्रांत है वो मुगलों से धीरे धीरे अलग होता जा रहा है और मुगलों की सत्ता अब कमजोर पड़ रही है। इसलिए यहाँ एक बात और देखने लायक है कि बंगाल जैसे ही मुगलों से अलग हुआ, अब बंगाल स्वतंत्र हो रहा था, तो अंग्रेजों को इसका फायदा भी मिलेगा कि अब मुगलों की डायरेक्ट चुनौतियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं हम देखें तो अवध भी जो था, अवध भी स्वतंत्र हो गया था और अपने आप को स्वतंत्र सत्ता की ओर ले जा रहा था। तो उत्तर भारत की एक स्थिति ये है। वहीं देखना होगा आपको समय उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमणों में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया और तत्कालीन मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और मुगलों की सत्ता का कुछ समय के लिए अंत कर कर उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जाते समय उसने मुगलों को फिर शासन दे दिया, लेकिन इससे परिणाम क्या हुआ था कि मुगलों की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी और मुगलों का जो पतन हो रहा था उसकी दर को और तेज कर दिया गया था। जब नादिर शाह का आक्रमण हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सारे आक्रमण किए। इसलिए उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ये है। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस चीज का फायदा अंग्रेजों को मिल रहा है, क्योंकि अब मुगलों का पतन हो रहा है और उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति एक अस्थिरता का शिकार है। वहीं अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे सिख साम्राज्य का उदय हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो आप एक डायग्राम बनाकर रखिए कि सिख साम्राज्य का उदय भी होगा।
इसलिए अब उत्तर भारत के और ऊपर का क्षेत्र जिसमें पंजाब, कश्मीर आदि वगैरह जो क्षेत्र लाहौर का है, उसमें धीरे धीरे अब क्या बोलते हैं, सिक्कों की सत्ता स्थापित होगी और मुगलों का जो क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है। तो ये उत्तर भारत की स्थिति थी। अगर हम देखें, अब हम देखते हैं कुछ दक्षिण भारत की स्थिति, क्योंकि दक्षिण भारत हमेशा मुगलों के नियंत्रण में नहीं रहा था। इसलिए जब कोई भी यूरोपीय कंपनी आई, चाहे वो पुर्तगाल की हो, चाहे डचों की हो, चाहे इंग्लिश कंपनी हो या फ्रेंच कंपनी हो, सभी व्यक्तियों ने इस बात का फायदा उठाया था कि दक्षिण भारत में कोई इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर पाती और उसका प्रतिरोध किसी दूसरे कंपनी को करना पड़ता। इसलिए दक्षिण भारत में भी एक शून्यता की स्थिति थी। लेकिन इस क्षेत्र में एक साम्राज्य का विकास हुआ था जिसको आप जानते होंगे, मराठाओं का साम्राज्य। वो मराठाओं का साम्राज्य जो अपने जोश जुनून के लिए जाने जाते हैं, उस पे एक मराठा शासक, क्या बोलते हैं, मराठा पेशवा का नाम सुना होगा, बाजीराव प्रथम, जिन पर भारत में एक मूवी भी बनी थी, बाजीराव मस्तानी। वही बाजीराव प्रथम ने सन 1737 ईस्वी में 1737 में मात्र कुछ 400 या 500 सैनिक को लेकर उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता पर जाकर नियंत्रण कर लिया था और दिल्ली के शासक को हरा दिया था। तो मराठाओं की जो ताकत थी वो आप समझ सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कौन है, तो इस क्षेत्र में है मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य जो है वो क्या कर रहा है कि मराठाओं का विकास कैसे होगा कि 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी और उसके बाद शाहू अगले शासक बनेंगे, इतने डिटेल में नहीं जाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो धीरे धीरे मराठाओं का अभ्युदय किनके नियंत्रण में हो रहा था, तो अब पेशवाओं का युग था। पेशवाओं के काल में मराठाओं का उदय होगा और मराठा उत्तर भारत की ओर अभियान करेंगे, जिसमें उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत को भी मराठा रौंद देंगे। इसलिए अब एक और अराजकता की स्थिति है कि दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा है और उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता जो है कमजोर पड़ चुकी है। अब जो युग है वो मराठाओं का है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर आप देखेंगे 1760 ईस्वी के दशक तक, जब तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुआ था, उस समय की राजनीतिक स्थिति भारत में ऐसी लग रही थी कि आने वाला जो युग है वो मुगलों को हटाकर अब मराठाओं का युग था। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और मराठाओं का वो सपना टूट गया था जो वो उत्तर भारत में अपने आप की शक्ति को विकसित करना चाहते थे। इसलिए यहाँ स्थिति मराठाओं की ये है। वहीं अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है उस समय इस क्षेत्र को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ भी कुछ कर्नाटक के नवाबों का वर्णन आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी क्षेत्र में एक और सत्ता का विकास हुआ था जिसका नाम था मैसूर। तो यहाँ जो है वो मैसूर है और मैसूर में दो शासक आपको पढ़ने होंगे, जिसमें एक है हैदर अली और दूसरे हैं टीपू सुल्तान। वहीं एक और सत्ता आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद जो क्षेत्र था, जो आंध्र प्रदेश आदि का क्षेत्र था, वो भी पहले मुगलों का था और मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ते ही दक्षिण भारत में भी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होने लगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि 18वीं सदी का भारत जो है उसकी राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की है जहां पर कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं है, चाहे वो उत्तर भारत की हो अथवा दक्षिण भारत की हो। तो आपको एक ब्रेन मैप ये मिल गया कि 18वीं शताब्दी में वो कौन सी राजनीतिक स्थिति थी जिसका सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को मिला,
चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे फ्रांसीसी रहे हों, वो इन्हीं अराजकताओं का फायदा उठाएंगे। और मैं जब आपको 18वीं शताब्दी का भारत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में एक एक वंश बताऊंगा कि किसकी स्थिति क्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने 18वीं शताब्दी का भारत पढ़ लिया कि 18वीं शताब्दी का भारत ये था। उसके बाद आप पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसा कि मान लीजिए भारत ये है और ये था यूरोप। यहाँ प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता रहा था। लेकिन आधुनिक काल में जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो कैप ऑफ गुड होप को, अफ्रीका को पार करते हुए आई थी। इसलिए अब एक व्यापार का नया स्तर स्थापित हुआ था जो था समुद्री मार्ग था। आप ये समझ लेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि ये मार्ग क्यों अवरुद्ध हो चुका था, कैसे तुर्कों ने और अरबों ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो 18वीं शताब्दी में भारत में, उसके पहले भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन सी हैं? तो पुर्तगाली कंपनियां हैं, डचों की अर्थात हॉलैंड की कंपनियां हैं, डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, डेनमार्क की कंपनी और फ्रांसीसी अर्थात फ्रांस की कंपनी। तो इतनी कंपनियों का भारत में आगमन हो गया था। अब भारत का इतिहास धीरे धीरे किस चीज का डिस्प्यूट बन जाएगा? तो ये कंपनियां हैं जो आपसी में टकराने लगेंगी। अब इन कंपनियों को आपसी में भी प्रतिद्वंद होगा कि किस कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र बढ़ेगा, किसकी सत्ता भारत में स्थापित हो जाएगी। तो एक और दक्षिण भारत एक ट्रायंगल का शिकार हो जाएगा, जहां एक और मराठा, एक तरफ हैदराबाद, एक तरफ मैसूर और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी और इंग्लिश कंपनी। इसलिए दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार वो जटिल स्थिति थी, उसका मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसलिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया तो क्या हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य कुछ युद्ध होंगे और उन युद्ध में इंग्लिश कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाएगी, और जिसमें आंग्ल कर्नाटक युद्ध होंगे। उन 3 कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी हार जाएगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। और जीतने के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य को विकसित करेगी और विकसित करके धीरे धीरे भारत के एक एक राज्य को जीत लेगी। क्योंकि अंग्रेज कंपनी की हमेशा ये पॉलिसी थी कि भारत को अगर हमें जीतना है तो एक एक करके जीतना होगा, भारत के पैसे से ही जीतना होगा। वो कौन सी पॉलिसी थी वो मैं आपको बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखिए, जब आगमन हो गया अब क्या हुआ? अब इस आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। अब क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय। भारत विजय, भारत विजय कैसे कि इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को हरा दिया है। अब वो भारत की एकमात्र यूरोपीय ऐसी कंपनी बची है जो सबसे ताकतवर है। अब भारत विजय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किन किन क्षेत्रों को जीतेगी? तो सबसे पहला क्षेत्र वो जीतेगी बंगाल का क्षेत्र। बंगाल के क्षेत्र को जीतने के लिए उसे 2 युद्ध लड़ने होंगे। एक 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। ये अभी हम नहीं बताएंगे प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये अब मैं जब यूरोपीय कंपनियों का या भारत में अंग्रेजों की विजय पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। और दूसरा युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। इन 2 युद्धों के बाद लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। अब बंगाल के बाद उसका दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा किस क्षेत्र का? तो हम देखते हैं अब बंगाल के बाद वो दक्षिण भारत में फोकस करेगी और दक्षिण भारत में वो
मैसूर, मैसूर में किन किन लोगों को, तो मैसूर में, मैसूर, मैसूर, और मैसूर में हैदर अली, अली और टीपू सुल्तान। मैसूर को विजय करने के लिए अंग्रेजों को चार आंग्ल चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ने पड़ेंगे। इन चार आंग्ल मैसूर युद्धों में अंततः 1799 ईस्वी में मैसूर का अंत हो जाएगा, और मैसूर का अंत होते ही मैसूर भी अब अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाएगा। और फिर उसके बाद हैदराबाद से भी संधि कर ली जाएगी। तो ये क्षेत्र जो है वो समानांतर क्रम में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। तो आप समझ रहे हैं, उत्तर भारत में बंगाल, दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक। अब दक्षिण भारत में एक सत्ता बची हुई थी जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। अब क्या था कि मराठा साम्राज्य भी अपने गृह युद्धों के कारण और अपने आंतरिक कलह के कारण मराठाओं की एकता जो थी वो टूट चुकी थी। और जब मराठाओं की एकता टूट चुकी थी तो उसका जो सबसे ज्यादा फायदा मिला था वो मिला था अंग्रेजों को, क्योंकि मराठाओं ने अपनी आंतरिक कलह के द्वारा ही अंग्रेजों को इस बात के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था कि आप हमारे निजी मामले में आकर डिस्टर्ब करिए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया और अब मराठाओं का भी अंत सुनिश्चित हो चुका था, और कंपनी ने धीरे धीरे मराठाओं को भी हरा दिया। यद्यपि ये जो हार थी वो 1818 ईस्वी में अंततः मिली, लेकिन 1802 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिस संधि का नाम था वशीन की संधि। उस बसीन की संधि की शर्तें समानता सहायक संधि की शर्ती थी, और बसीन की संधि से तय हो गया था कि अब मराठा कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि अब मराठाओं का क्षेत्र भी अंग्रेजों के हाथ में हो गया है। अब मराठाओं ने उत्तर भारत में और ज्यादा इंटरेस्ट लिया, और 1802 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब अगर मैप में आप देख पाए तो धीरे धीरे ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो अब अंग्रेजों के हाथों में आता जा रहा था। अब उत्तर भारत में एक राजनीतिक शक्ति अभी भी पैर जमाए हुए थी जिसका नाम था सिख साम्राज्य। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिखों ने अपनी ताकत के द्वारा उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। एक इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य, अगर एशिया में उस समय काउंटिंग की जाती तो उनकी सेना अर्थात रणजीत सिंह की सेना दूसरे नंबर की सबसे पावरफुल सेना थी, और पहले नंबर की जो पावरफुल सेना थी वो अंग्रेजों की थी। अब एक क्षेत्र बचा था, वो बचा था पंजाब का क्षेत्र। तो इन लोगों ने धीरे धीरे पंजाब को भी 1849-50 ईस्वी के दौर तक जीत लिया था। अब पंजाब को जीतने के बाद संपूर्ण उत्तर भारत अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। एक ऐसा उत्तर भारत जो कभी मुगलों के नियंत्रण में भी नहीं था। कोई भारत का अभी तक इतना बड़ा शासक नहीं था जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। अब अंग्रेज जो थे वो और अधिक साम्राज्य की ओर बढ़ चुके थे। धीरे धीरे लोगों ने सिंध को भी विलय कर लिया था। अब आगे जो थे अफगान विजय भी स्टार्ट कर दी गई थी। नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में धीरे धीरे कर लिया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया था। अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया तो वो कौन सी पॉलिसी थी जो अंग्रेजों ने भारत जीतने के दौरान लगाई थी। तो एक टॉपिक हम लिखेंगे, ये टॉपिक लिखेंगे हम भारत में अंग्रेजों की
विजय की प्रमुख नीतियां। तो इनमें बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन हम शॉर्ट में यहां लिख लेंगे। तो एक होती है जिसको बोलते हैं हम रिंग फेंस की नीति। ये नीति बहुत डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, रिंग फेंस की नीति। एक और नीति की चर्चा करेंगे हम, जिसका नाम है सहायक संधि। सहायक संधि। एक और संधि रहेगी जिसका नाम रहेगा अधीनस्थ अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। और इस नीति से तो आप बखूबी प्रसिद्ध होंगे, परिचित होंगे, जिसका नाम है हड़प्पा नीति। हड़प्पा नीति या उसको गोद निषेध की नीति भी बोला जाता है। गोद निषेध की नीति। ये नीतियां क्या थी, इनका क्या प्रभाव हुआ, ये जब हम कब पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये अंग्रेजों की विजय की प्रमुख नीतियां थीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की प्रमुख राजस्व नीतियां। राजस्व नीतियों में हमें पढ़ना है दो टाइप की नीति। एक स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त और एक अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक पॉलिसी पढ़नी होगी जिसको बोलते हैं हम बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इसको बोलते हैं हम जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था। और अस्थायी के अंतर्गत दो नीतियां हैं। एक नीति का नाम है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी और एक का नाम है महलवाड़ी। महलवाड़ी। ये जो थी अंग्रेजों की प्रमुख भू राजस्व नीतियां थीं। इन नीतियों के द्वारा अंग्रेज भारत से भू राजस्व की वसूली करते थे। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी वो व्यवस्था रहेगी। इस जमींदारी व्यवस्था के द्वारा अंग्रेज भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा कर देंगे जो अंग्रेजों के जाने तक भी अंग्रेजों का प्रमुख समर्थक रहेगा। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों की ये पॉलिसी रहेगी, कॉर्नवालिस की समानता ये पॉलिसी रहेगी कि भारत में एक ऐसा वर्ग हम पैदा कर दें जो वर्ग हमेशा अंग्रेजों का अधीनस्थ बना रहे और ऐसा सोचता रहे कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता कई वर्षों तक बनी रहे। तो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं अगर हम देखें आगे तो हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां। प्रशासनिक नीतियां। इन प्रशासनिक नीतियों में आपको क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको पढ़ना होगा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। जिन संवैधानिक विकास में आप सन 1773 की रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1947 तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे। तो एक या दो क्लास में आपको बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा
कि भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार सन 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेगुलेटरी एक्ट पारित की गई ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। उस ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह तय कर दिया कि भारत में अब एक नया सुप्रीम कोर्ट होगा, और सन 1774 में पहली बार बंगाल के कोलकाता शहर में एक सुप्रीम कोर्ट नामक न्यायालय बनाया गया, जिसके प्रमुख न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे थे। तो वो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। वहीं आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने आधुनिक आधुनिक न्याय व्यवस्था का आरंभ किया था। वो आधुनिक न्याय व्यवस्था जो वर्तमान तक में प्रचलित है, जिसमें आप देखते हैं कि नीचे लेवल से अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट जज से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसका विकास किस प्रकार हुआ, तो ये होगा न्यायिक व्यवस्था। इसी के अंतर्गत और आप देख लेंगे किस प्रकार भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का गठन हुआ, आधुनिक पुलिस व्यवस्था का गठन हुआ। और उसी में आप आगे और देखेंगे कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ। भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ, तो वो आप पढ़ लेंगे। और भारत में सेना का विकास, तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत ये पढ़ेंगे। ये आधुनिक भारत के सिलेबस का पार्ट है। फिर आप जाएंगे भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आरंभ। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आरंभ, इसी में आप पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले को, वुड ऑफ डिस्पैच को, हंटर आयोग, उसके बाद इसी प्रकार आप पढ़ते जाएंगे, जिसमें आप हार्टोंग आयोग, वर्धा व्यवस्था तक, इसमें ही विश्वविद्यालय आदि अधिनियम सब शामिल होंगे। वो इस टॉपिक के अंतर्गत होंगे, जिसमें भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आरंभ माना जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे कहाँ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे भारत में सामाजिक सुधार कार्यक्रम और पुनः जागरण, या नवजागरण भी कहते हैं इसको, नवजागरण। भारत में समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, और कहा जाता है सामान्यतः भारत में आधुनिक समाज व्यवस्था में तो इसके अंतर्गत भारत में पुनः जागरण आरंभ हो जाएगा। इसी सामाजिक सुधार में आप बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे अनेक नाम इसमें आपको मिलेंगे। वहीं इसका एक पार्ट और होगा जो सामाजिक सुधार के आगे की स्थिति होगी,
जिसमें कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, वो आप और आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ नहीं। तो सामाजिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद आप पहुंचेंगे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण, इसकी मतलब इसका आरंभ क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, और 1857 के बाद एक एक्ट आएगी भारत में, जो एक्ट आएगी 1858 ईस्वी की। 1858 ईस्वी की ब्रिटेन में पार्लियामेंट एक एक्ट पारित करेगी। उस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाएगा। उस शासन का अंत कर दिया जाएगा जिसने सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अपने युग का आरंभ किया था। अब वो युग का अंत हो जाएगा और इस युग के अंत के बाद अब भारत का शासन कौन चलाएगा? तो अब भारत का जो शासन है वो चलाएंगे ब्रिटेन की सरकार, या कहिए जो भी राजा रानी रहेंगे वो ब्रिटेन की शासन चलाएगी। तो ये हो गया 1857 की क्रांति का एक दौर। और आप पढ़ेंगे यहाँ कुछ आपको विद्रोह पढ़ने होंगे। वो सामान्यतः 1857 के पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। इन विद्रोहों में क्या होगा? विद्रोह कई टाइप के होंगे, जिसमें से सामान्यतः मैं यहाँ दो बता दे रहा हूँ। एक होगा जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, और एक हो गए किसान विद्रोह, किसान विद्रोह। मैं आपको और कुछ बताऊंगा लेकिन ज्यादा टफ करना बेहतर नहीं है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक 1857 के पहले वाले और एक होते हैं 1857 के बाद वाले। इसी प्रकार हम यहाँ भी कर लेते हैं और इसी के अंतर्गत हम सभी किसान विद्रोह को पढ़ लेंगे जब तक महात्मा गांधी की भारत में एंट्री नहीं हुई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब 1857 के विद्रोह के बाद हम पढ़ेंगे, अब एक आप यहाँ एक समझिए, एक ये देखिए, भारत में एक दौर ऐसा चला जा रहा है, इतिहास ऐसी चलती जा रही है। अब क्या हुआ, इतिहास का ये पड़ाव जो था वो था 1857 का पड़ाव। 1857 ईस्वी के बाद भारत में एक ऐसा विद्रोह हुआ था जिससे भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना आरंभ हो गई थी। तो 1857 की जो क्रांति थी वो भारत का एक ऐसा युग था जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का एक बीज पड़ चुका था। अब राष्ट्रवाद के बीज को एक अच्छे पानी और एक अच्छे खाद की आवश्यकता थी, उसको देते ही भारत का राष्ट्रवाद उदय होने लगता। तो अब भारत का राष्ट्रवाद कैसे उदय होने लगा था कि अब कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनने लगी थी और वो राजनीतिक संस्थाएं अंग्रेजों से इस बात की मांग कर रही थी कि आप भारतीय राजनीति में आप सक्रिय हैं और भारत का शासन आप चला रहे हैं, तो भारत वाले लोगों को भी आप कुछ तो योगदान दीजिए, कुछ तो आप ये करिए कि अपने शासन में शामिल करिए, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। आप भारत में शासन कर रहे हैं, भारत के लोगों पर शासन कर रहे हैं, तो आप भारत के लोगों को भी तो योगदान देने के लिए आप आगे बढ़ाइए। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों से इस बात की मांग होने लगेगी और यहाँ आकर एक दौर आएगा जो आएगा 1885 का दौर। यहाँ कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो भारत के लोगों को एक ऐसा अखिल भारतीय मंच मिल जाएगा जिस मंच के द्वारा वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए ब्रिटेन को धीरे धीरे मजबूर करने लगेंगे। इसलिए 1885 और 1857 के बीच का जो दौर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम कह देते हैं कि कांग्रेस के
स्थापना से पूर्व पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन। प्रमुख राजनीतिक संगठन, इसमें क्या होगा, इसमें कई संगठन बनेंगे जो धीरे धीरे भारत की ब्रिटेन की सरकार से मांग करने लगे। तो 1885 से पहले या कांग्रेस से पहले कुछ राजनीतिक संगठन, इन राजनीतिक संगठनों में मुंबई के क्षेत्र में अलग होंगे, अर्थात बॉम्बे के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि 1885 कांग्रेस से पहले प्रमुख राजनीतिक संगठन। अब यहाँ 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और कांग्रेस की स्थापना के बाद हम इसको एक नए नाम से जानेंगे, उसका नाम होगा भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इसलिए 1885 से एक दौर रहेगा कांग्रेस का, वो रहेगा 1905 तक का दौर। इस 1905 तक के दौर में क्या होगा, जो 20 साल का ये दौर है, जो 20 ईयर्स का जो दौर है, इन 20 सालों में भारत में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन होंगे और भारत में धीरे धीरे जन जागरूकता का वो दौर आरंभ हो जाएगा जो इस चीज का अपना प्रतिबिंब तोड़ देगा, जो लोगों को सामान्यतः लगता था कि अंग्रेज भारत में भारतीय लोगों को कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए इस दौर में एक ऐसा दौर होगा जो भारत में राष्ट्रीयता के बीज को धीरे धीरे बढ़ावा देगा और वो एक पौधे के रूप में परिवर्तित होगा। और जब वो पौधे के रूप में परिवर्तित होगा, वो धीरे धीरे लोगों में कई जन जागरूकता लाएगा, जो ये जागरूकता भी लाएगा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार भारत का जो पैसा है वो विदेश भेजा जा रहा है, जिसको आप जानते होंगे कि भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत पारित होने लगेगा। अब आप समझिए कि इस 1885 से लेकर 1905 के दौर में पहली बार भारत के लोगों को इस बात का रियलाइज होगा, पहली बार भारत के लोगों को इस बात का पता लगेगा कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं और भारत का पैसा विदेश भेज दे रहे हैं, जिससे भारत की राजनीति या भारत की आर्थिक संपन्नता कमजोर होती जा रही है। इसलिए ये दौर भारत का ऐसा दौर होगा। अब 1905 के बाद भारत में एक नया ही दौर स्टार्ट हो जाएगा और अब भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, जहां बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कई नाम हैं जो भारत की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और वो धीरे धीरे भारत की राजनीति को अब डेवलप कर रहे थे। अगर हम देखें 1905 ईस्वी 1905 ईस्वी तो 1905 ईस्वी भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि 1905 में बंगाल को, जो उस समय बड़ा प्रांत हुआ करता था, दो भागों में बांट देगी। एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग होगा पश्चिमी बंगाल। ये बंगाल ब्रिटिश सरकार इसलिए बांटेगी क्योंकि ब्रिटेन की सरकार कहेगी कि प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, प्रांत बड़ा है, जनसंख्या अधिक है, आदि आदि कारणों से मैं बंगाल का विभाजन कर रहा हूं। लेकिन बंगाल में विभाजन के अंग्रेजों के अपने निहित कारण थे। वो निहित कारण थे क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का जो प्रारंभिक बिंदु उदय हो रहा था वो बंगाल में हो रहा था। इसलिए बंगाल में इस प्रकार का डिवाइडेशन करेगी सरकार कि जहां एक और धार्मिक अल्पसंख्यक के मामले में एक तरफ हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगी और दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी हो जाएगी, और दूसरा डायमेंशन ये होगा कि एक तरफ भाषा के आधार पर जो भाषाई मूल के लोग रहेंगे वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और दूसरे लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो आप बंगाल विभाजन में देखेंगे। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जैसे ही बंगाल विभाजित किया जाएगा, अब बंगाल विभाजन के बाद तुरंत ही भारत में पहला एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन जन्म लेगा, जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी का ऐसा पहला भारत का राजनीतिक आंदोलन होगा जिसमें बहुसंख्यक लोग भाग लेंगे और पहली बार ब्रिटेन के समक्ष भारत के लोग मिलकर एक कड़ी चुनौती देंगे। जो किस आंदोलन में देंगे? जो स्वदेशी आंदोलन में देंगे। तो स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला आंदोलन होगा। इस आंदोलन को किस प्रकार से चलाया जाए, इसको लेकर विवाद हो जाएगा और भारत और बाद में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। 1907 ईस्वी यहां कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा और कांग्रेस दो भागों में डिवाइड होगी, जिसमें एक होगा नरम दल और एक होगा गरम दल। इनकी क्या पॉलिसी थी, ये किन आधारों पर गरम दल नरम दल कहे जाते हैं, कौन कौन से नेता थे, वो हम आपको बहुत क्लास के डिस्कशन के दौरान बताएंगे। तो ये हो गया कांग्रेस का विभाजन। अब जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो धीरे धीरे राजनीति चलती रही। इसी दौरान मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाएगी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। कहाँ होगी? तो ढाका में होगी। तो अब भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना ली थी और अब मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसको राजनीतिक रूप देने के लिए अंततः मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना होते ही भारत में अब दो गुट बन जाएंगे, एक मुस्लिम गुट और एक हिंदू और आदि धर्मों का गुट। अब मुसलमानों को ऐसा फील होने लगा था कि हमारे हित हिंदुओं के विरुद्ध हित होंगे, जो हिंदुओं के हित हैं वो हमारे हित नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब हितों का पृथक्करण होगा। जहां एक ओर कांग्रेस मुसलमानों को साधने की कोशिश करेगी, वहीं अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों को भारतीय राजनीति से अलग बताकर उनको तुष्टीकरण की राजनीति में ले जाएंगे। इसलिए भारत में आप एक ऐसे आक्रामक संप्रदायवाद का जन्म होगा जिसका अंत भारत में 1947 में दो देशों के विभाजन के रूप में होगा। इसलिए आप देखिए अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। 1915-16 ईस्वी में भारत में गांधी जी का आगमन हो गया। जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। अब भारत की राजनीति को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन मुद्दों को उठा पाए जिन मुद्दों के द्वारा राष्ट्रवाद को जन्म दिया जा सकता था। क्योंकि 1915 के दौर तक भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन सामान्यतः चलाया जा रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो शामिल नहीं हुई थी। जैसे एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की थी, वंचितों की थी, दलितों की थी, महिलाओं की थी, अनुसूचित जनजातियों की थी। ऐसे अनेकों लाखों लोग थे जो अभी तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के आगमन के बाद महात्मा गांधी ने इस बात को महसूस किया कि अगर हमें राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े स्तर तक ले जाना है, हमें उस स्तर तक ले जाना है जहां हम अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती रख पाएं, उस चुनौती तक पहुंचने के लिए हमें भारत के उन लोगों को कलेक्ट करना होगा, उन व्यक्तियों को भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना होगा जो अभी तक अलग थलग थे। क्योंकि कोई भी बड़ा मूवमेंट, कोई भी बड़ा आंदोलन बिना जनसंख्या के संपन्न नहीं हो सकता। इस बात का महसूस महात्मा गांधी जी ने कर लिया और गांधी ने भारत के मूवमेंट को एक नई दिशा दे दी। इसलिए अब भारत की राजनीति में गांधी का युग आरंभ हो जाएगा और ये गांधी का जो युग है वो चलता जाएगा। अब एक दौर आएगा भारत राजनीति में 1920 का दशक। 1920 के दशक का मतलब है 1921 से लेकर 1930 तक हम मान लेते हैं। ये दशक भारतीय राजनीति में एक ऐसा दशक रहेगा जो कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करेगा जिनकी खाई भारत में कभी भी नहीं भरी जा सकी थी। ये 1920 का दशक क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि 1920-21 ईस्वी में वर्ल्ड क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में चेंज होगा, उसका बिंदु हम यहाँ नहीं रखेंगे। लेकिन 1920 के दशक में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो विशेषता होगी हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता अब कब से आपको दोबारा देखने को मिलेगी, तो ये 1857 की क्रांति के बाद अब 1921-22 में फिर एक बार हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर भारतीय राजनीति में एक हो जाएंगे। लेकिन सामान्यतः महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था कि पहली बार धर्म के आधार पर कोई मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसलिए एक बेसिक गलती यहाँ पर यह हो गई कि अब मुसलमानों को ये लगने लगा कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में अगर मैं भाग नहीं लूंगा तो भारत की राजनीति संपन्न नहीं होगी। लेकिन अंततः जिस एकता से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो एकता कायम नहीं रह सकी और अंत में ये जो एकता थी वो खत्म हो गई। गांधी जी का वो सपना जो हिंदू मुस्लिम एकता का था वो धूमिल हो गया और गांधी जी की प्रतिष्ठा असहयोग आंदोलन के अचानक ले लेने से गिरने लगी थी। गांधी की प्रतिष्ठा इतनी गिरने लगी कि अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसलिए 1921-22 का दौर फिर भारतीय राजनीति में एक ऐसा उथल पुथल का दौर आरंभ कर दिया था जिसने भारत को फिर उस स्थिति में ला दिया जहां अंग्रेजों ने फिर इसका बेनिफिट लिया और मुसलमानों को फिर नई हवा देना आरंभ कर दिया था। इसलिए इस आंदोलन का जब अंत हो गया तो भारत में अब धीरे धीरे विधानसभा विधायक आदि विकसित हो रही थी और भारत में एक पार्टी बनाई गई उस समय, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना भारतीय राजनीति में अब एक नई दिशा ले जाएगी। तो स्वराज पार्टी, इस स्वराज पार्टी के बाद फिर हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है लेकिन यहाँ हर चीज का डिस्कशन करना बेहतर नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे एक 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के लोग इस बात की मांग करेंगे कि ब्रिटिश सरकार हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं, वो हम आगे कभी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1930 का दशक। 1930 का दशक। 1930 के दशक में आप देखेंगे तीन गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किए जाएंगे और इन्हीं लंदन आयोजन में एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम जानेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या होगी, जिसमें दलितों को पृथक रूप से निर्वाचित करने का अधिकार दिया जाएगा, वो हम निर्वाचन पद्धति में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के मध्य एक पूना पैक्ट होगा, पूना सम्मेलन होगा, वो हम पढ़ेंगे इसी में। अब महात्मा गांधी फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देंगे जिस आंदोलन को आप जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी समय ये दोनों समानांतर चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो आप इसमें पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसके बाद 1935 ईस्वी में 1935 का अधिनियम, ब्रिटेन की पार्लियामेंट 1935 में एक एक्ट पारित करेगी। उस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार कुछ ऐसी चीजें देगी जिसमें धीरे धीरे एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास होगा, लेकिन सामान्यतः ये विफल हो जाएगा। उसके बाद 1940 का दौर, 1940 का वो दौर जिसमें भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिस मूवमेंट का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अंततः कह देंगे करो या मरो, डू एंड डाई का नारा देंगे। अब भारत के लोग संगठित होकर ब्रिटेन का बहुत जोरों से विरोध करेंगे, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था। 1939 से लेकर 1945 का वो समय था जो विश्व की पॉलिटिक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार भारत के लोग ब्रिटेन का समर्थन करें। अगर ब्रिटेन का समर्थन नहीं करेंगे तो भारत की राजनीति खंडित हो जाएगी और ब्रिटेन की सत्ता खत्म भी हो सकती है। इसी के दौरान आप सुभाष चंद्र बोस आदि को पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है, उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए, मुझसे स्किप हो गया। बंगाल विभाजन के बाद यहाँ आप एक धारा पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे क्रांतिकारी धारा। क्रांतिकारी धारा का जन्म क्यों होगा? क्योंकि जहां कांग्रेस का एक जो नरम दल होगा उसकी नीतियां असफल हो जाएंगी, बाद में गरम दल की भी असफलताएं हो जाएंगी। इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा की दो धाराएं होंगी, एक 1905 के आसपास, तो एक होगी 1905 के आसपास की, और एक होगा 1920 के दशक की। इसी में एक और आप पढ़ेंगे विदेश में प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, क्योंकि बिना क्रांतिकारी के चर्चा किए भारत का स्वतंत्रता संग्राम कभी भी सफल नहीं हो पाता, और इनकी चर्चा को छोड़ देकर भारत का आधुनिक इतिहास का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि इसी क्रांतिकारियों की धारा में कई नाम ऐसे होंगे जो हमेशा भारतीय राजनीति में अमर हो गए, जिनमें से एक नाम है सरदार भगत सिंह का। सरदार भगत सिंह जब क्रांतिकारियों के धाराओं में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी पढ़ाई के आधार पर क्रांतिकारियों की विचारधारा में एक परिवर्तन लाया था। वो परिवर्तन ये था कि भगत सिंह ने उस क्रांतिकारी विचारधारा में परिवर्तन कर दिया था जो अभी तक छुपे रुस्तम चलती थी। अब पहली बार भगत सिंह जी ने क्या किया था, अखिल भारतीय स्तर पर इस बात की उद्घोषणा की थी कि क्रांतिकारियों का विजन क्या है, वो भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, वो किस प्रकार की भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। इसके द्वारा भारत के आम लोगों में भी इस बात की धारणा विकसित हुई थी कि भारत में क्रांतिकारी व्यक्ति जो है वो भी भारत में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्योंकि भगत सिंह के पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चल रहे थे, उनकी विचारधारा ये तो थी कि भारत को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देना है, लेकिन सामान्यतः एक ऐसा अखिल भारतीय प्लान नहीं था जिसके द्वारा एक बड़ी नींव रखी जा सकती, जिस पर देश को आज़ादी मिलती और उस आज़ादी के बाद क्या व्यवस्था चलती, ऐसा कोई अखिल भारतीय प्लान नहीं था। लेकिन भगत सिंह ने इन सारे बिंदुओं से आगे निकलकर एक ऐसा अखिल भारतीय प्लान दिया था जिसके आधार पर तत्कालीन राजनीतिकों को भी उनसे कुछ ईर्ष्या होने लगी थी। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी ब्रिटेन की सरकार ने दे दी थी, ऐसा सत्य भी है,
सामान्यतः आपको देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता भी है, लेकिन उस समय भारत में ऐसे कई पूंजीपति वर्ग जो थे वो ये चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि भगत सिंह का ये प्लान था कि वो भारत में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिस व्यवस्था में साम्यवाद होगा, क्योंकि भगत सिंह साम्यवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। और यदि भारत में साम्यवाद लाया जाता तो भारत का वो पूंजीपति वर्ग जो हजारों एकड़ जमीन पर काबिज था, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर रखा था, जिसने भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया था और वो अंग्रेजों के जय जयकार के नारे लगा रहे थे, उनको कभी भी पसंद नहीं था कि भगत सिंह की वो आइडियोलॉजी भारत में लागू की जा सके, जिससे उन पूंजीपतियों का या उन लोगों का अंत हो सके जो भारत के साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रिटेन के समर्थक ज्यादा थे। इसलिए इस टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे। इसलिए आपने देखा कि इन टॉपिक्स में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार भारत का इतिहास था, आधुनिक भारत का सिलेबस क्या है। ये सब जो है वो पूरी पीडीएफ मैं आपने टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा, जिस पर आप पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक लेसन प्लान दूंगा कि क्लास नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है, क्लास नंबर 2 में क्या पढ़ना है, क्लास नंबर 3 में क्या पढ़ना है, इस प्रकार। और हमारे पढ़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे हम पढ़ते हैं भारत में 18वीं शताब्दी का भारत, तो 18वीं शताब्दी का भारत जैसे ही फिनिश होगा हम लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी के जो और खासकर कुछ स्टेट पीसीएस के अच्छे क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। इसलिए इस क्लास के दौरान इतना ही।